Assalamu alaikum dear student, how are you? Hope you all will be fine, hope you all will be good. My name is Imran Khan. Dear student, as you know, in the previous video I have discussed about the drug absorption. So today in this lecture we will study about the drug distribution. So without wasting time I am going to start my lecture. Drug distribution. Drug distribution किसको बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं तकसीम होने को. सिंपल सी बात है, ड्रग का तकसीम होना. कहाँ पे? लिविंग बॉडी के अंदर. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग इज रिवर्सिबली, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको मैं समझाता हूँ. ठीक है. रिवर्सिबली ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड स्पेसिफिक टिश्यू आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. वो प्रोसेस के जिसमें ड्रग ब्लड में जाने के बाद, डियर स्टूडेंट आप जानते हो कि जब हमारे पास ड्रग जो होती है किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक पहुंचती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. मैं इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुका हूं. अब जब ड्रग क्या होगी, हमारे ब्लड तक पहुंच गई, ड्रग क्या होगी? एब्जॉर्ब हो गई. एब्जॉर्ब होने के बाद हम जानते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? मूवमेंट में होता है. हमारा खून जो होता है मुसलसल गर्दिश कर रहा होता है. जब हमारा ब्लड गर्दिश कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग भी साथ में क्या करेगी? मूवमेंट करेगी. हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो हमारे पास वो प्रोसेस की जिसमें ड्रग क्या होती है? रिवर्सिबली ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ब्लड, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जिस वो सिस्टम के जिसके अंदर हमारे ब्लड जो होता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सर्कुलेटरी सिस्टम से जब हमारे पास ड्रग जो होती है ये रिवर्सिबली ट्रांसफर हो, कहाँ? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड स्पेसिफिक टिश्यू. आइए इन तीन टर्म्स को हम समझते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास एक टैबलेट थी, ठीक है. अब वो टैबलेट मैंने ऑरली ली. जब मैं इस टैबलेट को ऑरली लूंगा तो वो कहाँ पे जाएगी? बाय माउथ. सबसे पहले हमारे पास एसोफेगस से गुजरते हुए जाएगी हमारे स्टमक तक. आफ्टर स्टमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है. ड्रग हमारे पास क्या हो जाएगी? टूट जाएगी. स्टमक के बाद ड्रग कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक से भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है. ओनली वीक एसिड ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक. स्टमक से जो होती है हमारे पास वीक एसिड ड्रग क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है. लेकिन जो हमारे पास अल्कलाइन ड्रग्स है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है. अब लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है. ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ भी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज होती है जहां से फूड के पार्टिकल्स ने, जहां से ड्रग ने क्या होना है? एब्जॉर्ब होना है. ड्रग कहां से एब्जॉर्ब हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है. और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है? मतलब ड्रग जो होती है वो डाइजेस्ट हो गई होती है, वो टूट फूट चुकी होती है, ठीक है. अब ड्रग जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर शामिल होगी, अब जैसे ही ब्लड के अंदर ड्रग आ गई, अब इस ब्लड से इस ड्रग ने हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या होना है? डिस्ट्रीब्यूट होना है. लेट्स सपोज अब हमारा ब्लड जो होता है ब्रेन के पास भी जा रहा है, हार्ट के पास, लंग्स के पास, ओवरऑल दी बॉडी हमारा जो ब्लड है वो जा रहा है. सो ये ड्रग भी ओवरऑल दी बॉडी क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. ब्रेन के पास, हार्ट के पास, किडनीज के पास, लंग्स के पास, लिवर के पास, मसल्स के पास, ठीक है. अब मैं बात करता हूँ लेट्स सपोज ब्रेन की, ठीक है. हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन किससे बना होता है? ब्रेन के अंदर कौन से सेल्स हैं? न्यूरॉन है, ठीक है. सेल की एक टाइप कौन सी है? न्यूरॉन. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे पास न्यूरॉन होता है. हमारा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है. हमारा ब्रेन किससे बना हुआ है? नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो हमारा ब्रेन किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है. अब लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर. अभी ये तो न्यूरॉन की जैसी स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाई, ये मैंने जो हमारे पास एवरेज सेल का साइज मैंने ड्रॉ किया हुई है. हमारे पास लेट्स सपोज सेल्स हैं, ठीक है. अब ये एक ब्लड कैपिलरीज, अब ब्लड वेसल जो होती है सबसे पहले हमारे पास आर्टरी होती है. आर्टरी डिवाइड होते 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 एट द एंड हमारे पास क्या होती है? कैपिलरीज होती है, ठीक है. लेट्स सपोज दिस वन इज कैपिलरी. अब ब्लड जो होता है वो हमारे पास कैपिलरी से गुजर रहा होता है. अब ये ब्लड जब इन कैपिलरीज में आएगा तो साथ में ये ड्रग के पार्टिकल भी क्या होंगे? इन कैपिलरीज के अंदर आएंगे. अब ये आ गई हमारी ब्लड की कैपिलरीज. अब इस कैपिलरीज के अगर बाहर देखा जाए तो ये क्या है? हमारे पास सेल्स हैं. ये हमारे पास क्या है? सेल्स हैं. सो हमारे पास इस सेल के दरमियान का जो स्पेस है, एक सेल के बाहर का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल के बाहर की जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं. और इस स्पेस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है.
इस स्पेस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट। कौन सा फ्लूइड, वो फ्लूइड जो इस ब्लड कैपिलरी से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, ठीक है। इसमें हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, अब साथ में ड्रग के पार्टिकल भी आ गए, सो ये भी इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शामिल होंगे। सो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है, इन सेल्स के इर्द गिर्द का जो एरिया है इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है जी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। अब लेट्स सपोज वो ड्रग जो लिपिड इन नेचर होंगी, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं कि लाइपोफिलिक ड्रग जो होती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती है। रूल क्या था, लाइक डिसॉल्व लाइक, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। पैसिव डाइफ्यूजन के जरिए हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स थी वो क्या हो जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएंगी, और सेल के अंदर की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस बोलते हैं। सेल के अंदर की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस बोलते हैं। और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं। सो ड्रग का ब्लड कैपिलरी से निकल के कहाँ आ जाना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर कहाँ आ जाना, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में आ जाना। और इसके अलावा हमारे स्पेसिफिक बॉडी के टिश्यूज, हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन, सेम सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं, एक जैसे सेल, और वो सेल की जो सेम फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कनेक्टिव टिश्यू हो गया, हमारे पास मस्कुलर टिश्यू हो गया, ऐसे डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सो अब ड्रग जो थी ब्लड से कहाँ आई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहाँ आई, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। अब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड अपना एक्शन परफॉर्म करके दोबारा क्या होगी, इस सेल से दोबारा कहाँ आएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और दोबारा यहां से कहां आएगी, हमारी ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरी से वीन से होते होते कहां तक आ जाएगी, हमारे हार्ट तक आ जाएगी। सो ड्रग क्या हुई, रिवर्सिबली ट्रांसफर हुई। अव्वल क्या हुआ, ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, अब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से दोबारा आई मीन सेल के अंदर आके अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के बाद दोबारा यहां से निकल के दोबारा से ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएगी। सो वो प्रोसेस की जिसमें हमारे पास ड्रग जो होती है रिवर्सिबली ट्रांसफर होती है। कहा क्या होती है, रिवर्सिबली ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन ब्लड, into the interstitial fluid, intracellular fluid and specific tissue after administration। एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, ड्रग के लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मैं जल्दी से एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे हमने टैबलेट ली, हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, उसकी डाइजेशन होगी, वो क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। टैबलेट के टूट जाने को हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। टैबलेट क्या होगी, टूट गई। अब जब ये टूटेगी ब्लड में शामिल होगी, अब ब्लड हमारे ओवरऑल दी बॉडी जा रहा है, सो ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दोबारा से क्या होगी, निकल के दोबारा से कहाँ आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। सो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवर्सिबली ट्रांसफर लिखा हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स को। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, आर फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। डिटर्मिनेंट का मतलब भी होता है फैक्टर, कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन बोथ ड्रग प्रॉपर्टीज एंड ब्लड बॉडी फिजियोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये ड्रग की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है और बॉडी की फिजियोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मैं आगे साथ साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बॉडी की फिजियोलॉजी को। जिस तरह ब्लड का हमारी बॉडी की तरफ फ्लो होना, ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक जाना, क्या ये हमारी बॉडी का फंक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ब्लड के फ्लो को। अब ब्लड फ्लो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म मैं समझता हूँ, सबसे पहले तो आप समझ लो परफ्यूजन को। परफ्यूजन किसको बोलते हैं, परफ्यूजन बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन तक कितना ब्लड जा रहा है, खून की रसाई कितनी हो रही है, खून की पहुंच कितनी हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, परफ्यूजन बोलते हैं। सो हमारे पास जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जैसा कि हमारा हार्ट है, हमारे दिल के पास सबसे ज्यादा खून कहाँ होता है, या पर मिनट सबसे ज्यादा खून कहाँ जाता है, सो दिल के पास जाता है। हमारा हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी, ब्रेन के पास खून बहुत ज़्यादा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम 1 मिनट सांस बंद कर लें, अब ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। ब्रेन को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत है। अगर कोई एक भी कम हो गया तो एकदम से हमें क्या आ जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन के पास भी ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है। इसके अलावा लिवर के पास, किडनी के पास
पर मिनट 20% जो हमारी बॉडी का ब्लड है ये किसके पास जा रहा होता है, किडनी के पास जा रहा होता है। सो हमारे पास ये वो ऑर्गन है जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड जाता है। सो इन ऑर्गन के पास सबसे पहले ड्रग्स जाएगी। जैसे ही हम ड्रग लेंगे, जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगी, सो सबसे पहले जो ड्रग है वो किसके पास जाएगी, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी। हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी के पास सबसे पहले ड्रग जो होगी वो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, पुअरली परफ्यूज्ड टिश्यू, अब सबसे पहले तो जहां ब्लड ज्यादा जा रहा है वहां जाएगी। अब उसके बाद जो हमारे पुअरली परफ्यूज, जैसे हमारा फैट है, हमारी बॉडी के ऊपर जितनी चर्बी है, जहां जहां पे हमारे पास लिपिड है, इसके अलावा बोन, स्किन, अब ये वो टिश्यूज हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जहां पे ब्लड की परफ्यूजन बहुत कम है एज कंपेयर टू दीज ऑर्गन। इन ऑर्गन की बनिस्बत इसमें ड्रग की परफ्यूजन क्या है, कम है। जब यहाँ पे ड्रग की परफ्यूजन कम है तो यहाँ पे ड्रग बाद में जाएगी। पहले हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, फिर उसके बाद लो या हमारे पास जो कम परफ्यूज्ड ऑर्गन है उसके पास ड्रग जाएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक ड्रग का नाम लिखा हुआ है थायोपेंटल। ये हमारे पास एक एनेस्थेटिक ड्रग है जो एनेस्थीसिया करवाती है, जो बेहोशी करवाती है, ठीक है, जो पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देती है। अब थायोपेंटल जैसे ही हमने ली, थायोपेंटल जो होती है इसके जो रिसेप्टर ये प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के ऊपर, तो हम जानते हैं कि ब्रेन के पास ड्रग सबसे पहले जा रही है। सो थायोपेंटल को लेने के बाद हमें एकदम से क्या हो जाती है, रैपिड अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, मतलब हम जल्दी से बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थायोपेंटल के रिसेप्टर्स कहाँ पे, ब्रेन में, और ब्रेन के पास ड्रग जो होगी ज्यादा जल्दी जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास है कैपिलरी परमिएबिलिटी। डियर स्टूडेंट, चूंकि इसके लिए हमारे पास छोटी छोटी डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको मिटा के पहले डायग्राम बना देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, कैपिलरी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी वर्ड निकला है परमिशन से, परमिशन बोलते हैं इजाजत को। कैपिलरी परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट है उस ड्रग को उस कैपिलरी से बाहर जाने की इजाजत दे रही है या नहीं, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाने की इजाजत दे रही है या नहीं दे रही। तो आइए डियर स्टूडेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी इफेक्ट ड्रग मूवमेंट। कैपिलरी की जो स्ट्रक्चर होती है वो ड्रग की मूवमेंट को इफेक्ट कर सकती है। कैसे? अब हमारे पास, मैं अभी आपके सामने ये डिफरेंट कैपिलरी की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है, अब हम इनसे समझते हैं। हमारे पास कैपिलरीज 3 टाइप की होती है, एक फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होती है, एक कंटिन्यूअस कैपिलरी होती है, एक हमारे पास साइनोसाइडल कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट 2 को डिस्कस करना है। पहले हम बात करते हैं फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनिस्ट्रेटेड वर्ड से निकल, इसके दरमियान फेनिस्ट्रेशन होंगी। फेनिस्ट्रेशन का वर्ड पोर से रिलेटेड है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे। अच्छा, ये मैंने कैपिलरी की, लेट्स सपोज दिस वन इज कैपिलरी, ठीक है, इसमें खून ऊपर नीचे जा रहा है। अगर इसको मैं यहाँ से कट करके और इस व्यू से देख लूँ, सो ये कैपिलरी थी, ऐसे कैपिलरी थी, इसको हमने कट करके इस व्यू से देखा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कैपिलरी है। सबसे बाहर जो होता है कैपिलरी की ना बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि एंडोथेलियल सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बहरहाल आपने फिजियोलॉजी में इसको पढ़ा होगा, हमारा टॉपिक ये नहीं है, फिर भी सबसे बाहर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एंडोथेलियल सेल ने एक वॉल बनाई होती है। ये क्या है हमारे पास, एंडोथेलियल सेल है। ये क्या है, एंडोथेलियल सेल है। सबसे बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन, अंदर क्या है, एंडोथेलियल सेल ने एक वॉल बनाई हुई है। और ये मैंने क्या बनाया हुआ है, एक रेड ब्लड सेल बनाया हुआ है, खूबसूरत सा, मासूम सा। ये क्या है हमारे पास, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब अगर देखा जाए, ये मैंने ड्रॉ की हुई है फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी और ये वाली कंटिन्यूअस कैपिलरी। अगर फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी को देखा जाए तो ये एक एंडोथेलियल सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इनके दरमियान आप देख सकते हो बड़ा गैप आपको क्लियर नजर आ रहा है। ये जो जंक्शन है जहाँ पे 2 सेल आपस में मीट करते हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ये जो जंक्शन, ये बहुत ओपन है, ओपन पोर्स, इसको हम स्लिट जंक्शन बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास ड्रग जो होगा, यहाँ से जो ड्रग होगी ये इजिली हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक जा सकती है। सो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी से हमारे पास ड्रग जो होगी वो इजिली बाहर आ सकती है। सो वो हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जहाँ पे फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज है वहाँ पे ड्रग जल्दी जाएगी, वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। सो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी, जिससे हमारे पास लिवर है, किडनी है, सो यहाँ पे हाईली परमिएबल, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ड्रग आसानी से जा सकती है। यहाँ पे ड्रग के जाने को ड्रग को परमिशन है, ड्रग ज्यादा से ज्यादा यहाँ जा सकती है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कैपिलरी की। ये हुई उसका सबसे बाहर क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, दीज आर एंडोथेलियल सेल। इसके अंदर कोई पोर नजर नहीं आ रहा है। हमारे पास है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन से हमारे पास बहुत ही कम
बहुत ही छोटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की ड्रग जो होती है वो यहाँ से सिर्फ पास आउट कर सकती है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन स्पेसिफिक पोर्स से ड्रग बाहर जाती है, लेकिन एज कम्पेयर टू फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी यहाँ से ड्रग इजिली बाहर नहीं जा सकती। सो वो ऑर्गन जहाँ पे कंटिन्यूस कैपिलरी, जिस तरह मसल है, स्किन है, सो यहाँ पे ड्रग की परमिशन क्या है, मॉडरेट है। अभी हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं टाइट जंक्शन को, जो कि हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर में है। डियर स्टूडेंट, ब्लड ब्रेन बैरियर वो रुकावट है जो कि हर ड्रग को ब्रेन तक जाने नहीं देता, हर ड्रग को ब्रेन तक जाने नहीं देता। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है हमारे पास हमारे सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अनआयोनाइज्ड ड्रग को ही जाने देता है, लाइपोफिलिक ड्रग को ही क्रॉस होने देता है। सो अगर हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर की बात की जाए, सो पोलर ड्रग जो होंगी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती, जबकि हमारे पास लिपिड सॉल्युबल एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग आसानी से हमारी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको क्रॉस कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेरी लो परमिशन टू पोलर ड्रग फ्रॉम ब्लड ब्रेन बैरियर। सो डियर स्टूडेंट, ये था कैपिलरी परमिएबिलिटी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अदर फैक्टर्स को। डियर स्टूडेंट, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग जो होती हैं, ये भी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर सकती हैं। कैसे? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग को। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड इन नेचर। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड इन नेचर है। और सॉल्युबिलिटी का रूल क्या था, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक चीज, एक जैसी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे में डिजॉल्व, वो ड्रग जो लिपिड इन नेचर होगी वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएंगी और वो अपना इफेक्ट जल्दी दिखाएंगी। सो लाइपोफिलिक ड्रग, लाइपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग, लाइपो मतलब लिपिड, फिलिक मीन लविंग। लाइपोफिलिक ड्रग क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजिली एंटर इनटू ब्रेन या फैट। सो हमारे ब्रेन के अंदर या बाकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है वो जल्दी इंटर होती है और अपना इफेक्ट जल्दी शो करती हैं। इसके अलावा आयोनाइजेशन एंड पीएच, आयोनाइजेशन एंड पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओनली नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे इसको नोट करना। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इससे सिर्फ और सिर्फ नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो होती है वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है। जो हमारे पास नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। आयन ट्रैपिंग कैन अकर, अच्छा जी, इससे प्रीवियस में और एब्जॉर्प्शन के अंदर ऑलरेडी पीएच के हवाले से बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमारे पास एसिडिक ड्रग हैं वो हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ही, मतलब एसिडिक पीएच के अंदर ही किस फॉर्म में होती है, एसिडिक पीएच में किस फॉर्म में होती है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। सो ये वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर अल्कलाइन ड्रग की बात की जाए या बेसिक ड्रग की बात की जाए, जो बेसिक ड्रग है वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर आके आयोनाइज्ड हो जाती है। बेसिक ड्रग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बेसिक ड्रग जो होती हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर, बेसिक ड्रग इन एसिडिक एनवायरनमेंट गेट आयोनाइज्ड, यहाँ पे ये क्या हो जाती हैं, आयोनाइज्ड हो जाती हैं। और जब ये आयोनाइज्ड हो गई तो इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो ये वहाँ पे क्या हो गई, ट्रैप हो गई, वहाँ पे क्या होगी, ट्रैप हो गई। अच्छा, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन होगी लेकिन बहुत कम होगी, सो ये वहाँ पे क्या होगी, ट्रैप होगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग किसको बोलते हैं कि जब हमारे पास एक ड्रग उस इन्वायरमेंट के अंदर जाके क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए। और आयोनाइज्ड चीज़ें जो होती है वो हमारे पास ना ही इजिली एब्जॉर्ब होती है और ना ही इजिली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तीसरा हमारे पास फैक्टर है मॉलिक्यूलर साइज। ये तो सिंपल सी बात है, वो ड्रग जिनका साइज छोटा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू दोज ड्रग हु हैव लार्जर साइज। लार्ज साइज की ड्रग्स होंगी वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ और फैक्टर्स को। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास बाइंडिंग टू प्रोटीन एंड टिश्यू। कुछ ड्रग जो होती है वो हमारे पास हमारे प्रोटीन के साथ या टिश्यूज के साथ बाइंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उससे इफेक्ट हो जाती है। कैसे? लेट सपोज हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है और प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं,
इसमें हमारे पास एल्बुमिन आ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एल्बुमिन की। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन है कहाँ पे? हमारे ब्लड प्लाज्मा में। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा इज एल्बुमिन। ठीक है, ये जितनी भी एसिडिक ड्रग्स हैं वो एल्बुमिन के साथ क्या करती हैं? बाइंड करती हैं। जिस तरह हमारे पास वारफरिन, वारफरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट ड्रग है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है। ठीक है, अगर किसी का खून बहुत ज़्यादा जमा हुआ हो तो ये उसके खून को पतला कर सकती है। इसके अलावा फेनिटोइन, फेनिटोइन हमारे पास क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। किसी को अगर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो, एपिलिप्सी हो रही हो, तो उसके लिए ड्रग यूज़ कर। ये दोनों ड्रग्स जो होती है ना, ये जाके बाइंड कर जाती हैं किसके साथ? एल्बुमिन के साथ। सो ये वहाँ पे क्या होगी? स्टोर हो गई। जब ये एल्बुमिन के साथ बाइंड हो गई तो ये कैपिलरी से बाहर निकलेंगी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है, ये इस ड्रग को अपने साथ बाइंड करके रखेंगे, ये इसको छोड़ेंगे नहीं अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट ये, अगर ये ड्रग बाइंड हो गई है प्रोटीन के साथ और ये फ्री है, इन दोनों के आपस में कंपटीशन स्टार्ट होता है। अब अगर ये जाके इसको रिप्लेस कर देगी तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा। बहरहाल ये आप आगे डिस्कस करोगे। यहाँ पे सिंपल आपने इतना याद रखना है कि ये ड्रग जो होती है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्या कर लेती है? बाइंड कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक प्रोटीन है जो कि स्ट्रेस के दौरान बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। जब हम कोई भी स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर ये वाली प्रोटीन जो होती है ज़्यादा हो जाती है। सो बेसिक ड्रग जो होती है ना, वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है। जिस तरह हमारे पास है लिडोकेन, लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक है, एनेस्थीसिया, बेहोशी। अगर किसी को अपनी बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट सुन करना हो कि उसका, अगर जिस तरह हम बॉडी का ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं? पेशेंट को बेहोश रख रहे होते हैं, सो बेहोशी के लिए हम क्या? लिडोकेन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बेसिक ड्रग इस वाली प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है। जब इस प्रोटीन के साथ बाइंड होगी तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर घूमती रहेंगी। ठीक है, ओनली फ्री ड्रग इज एक्टिव। देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ड्रग जो फ्री होगी वो एक्टिव होगी, वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट भी होगी। वो ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगी वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या होगी? इनएक्टिव होगी। ये दूसरा फैक्टर हमारे पास है टिश्यू बाइंडिंग। कोई ड्रग ऐसी है कि जो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा से निकल के आके टिश्यूज में क्या हो जाती है? एक्युमुलेट हो जाती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे डाइजॉक्सिन है। डाइजॉक्सिन हम देते हैं हार्ट फेलियर के केस में। अगर किसी का दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए तो हम उसको क्या देते हैं? डाइजॉक्सिन देते हैं। और डाइजॉक्सिन उसकी दिल की धड़कन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये जो डाइजॉक्सिन है ना, ये हमारे हार्ट में स्केलेटल मसल में जाके क्या हो जाता है? एक्युमुलेट हो जाता है। जब ये एक्युमुलेट हो गया सो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वहीं पे स्टोर रहेगा। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन बोन और टीथ के अंदर क्या होता है? जाकर डिपॉजिट होता रहता है। सो इनकी वजह से रिजर्वायर्स बन जाते हैं, इनके ज़हायर बन जाते हैं। ज़हायर का मतलब क्या है? ये ड्रग जाके वहाँ पे स्टोर हो रही है। अब स्टोर हो गई, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगी। सो इसकी वजह से हमें एक्शन क्या मिलेगा? प्रोलॉन्ग्ड एक्शन मिलेगा। प्रोलॉन्ग मतलब क्या है? ज़्यादा देर तक हमें एक्शन मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल वॉल्यूम है, ये एक एपरेंट वॉल्यूम है। हमने खुद इसको क्या किया हुआ है? बनाया हुआ है। ये हमारे पास एक ऐसा थ्योरेटिकल वॉल्यूम है जिसमें हम अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी को कंपेयर कर रहे होते हैं। किसके साथ? कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में है और कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में है। सिंपल सी बात है, मैंने लेट्स सपोज 500 मिलीग्राम एक टैबलेट दी, ठीक है, और मैंने ब्लड के अंदर देखा कि 200 मिलीग्राम ब्लड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, ठीक है जी। अब इससे हमें क्या नतीजा हासिल होता है? वो ड्रग जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर बहुत ही कम आएगा, 3 to 5 लीटर आएगा, तो वो ड्रग जो होंगी वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही रहेंगी। वो ड्रग कहाँ रहेंगी? ब्लड प्लाज्मा में रहेंगी, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? हेपरिन, ठीक है। इसी तरह वो ड्रग जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेट है, दरमियाना है, 14 से लेके 20 लीटर तक है, 14 to 20 लीटर है, तो वो ड्रग हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रहेंगी। जिस तरह हमारे पास हो गया अमाइनो ग्लाइकोसाइड। और वो ड्रग जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, 40 लीटर से ज़्यादा है,
सो वो एक्सटेंसिव टिश्यू बाइंडिंग ड्रग्स हैं, वो हमारे टिश्यू प्रोटीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड होंगी, जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, डाइजॉक्सिन है। डियर स्टूडेंट, यही तक था डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना हो तो वो मुझसे व्हाट्सअप पे पर्सनली भी पूछ सकता है। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।